नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज का ब्लॉग मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के उन दोनों टिप्पणियों के बारे में बताना चाहूँगा जिसको कि लेकर न सिर्फ आम जनता के मन में शंकाएं हैं, बल्कि ये भी दिखाता है कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय भी सरकार की हाँ में हाँ मिलाता है तो आखिर आम जनता जाए तो जाए कहाँ। एसआईआर को लेकर, उसकी वैधानिकता को लेकर सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई चली और जोरदार बहस के बीच में जो न्यायपीठ ने जो टिप्पणी की वो निश्चित तौर पर एक तरह से लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानी जा सकती है और लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, कि आशंका रहेगी कि आखिर वो न्याय के लिए जाएं तो जाएं कहाँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ही अंतिम आशा न्याय पाने की होती है, लेकिन जिस तरह से टिप्पणियां माननीय न्यायाधीश या बेंच और मामले को लेकर करते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये अभी अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये टिप्पणी आई है उससे ये संदेह पैदा हो गया है कि एसआईआर मामले के पर भी आम जनता को या खासकर विपक्ष को कोई राहत मिलने वाली नहीं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर केरल और तमिलनाडु की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जस्टिस बागची ने ये सवाल किया। पहले भी वो एक टिप्पणी कर चुके, उसका संभवतः उल्लेख आपके सामने करना चाहूँगा कि क्या आधार कार्ड के सहारे घुसपैठियों को हम वोटर बना दें क्या। और कल जो टिप्पणी की है उन्होंने एक तरह से आम जनता को ही इस संबंध के लिए दोषी ठहरा दिया गया है कि आखिर उन्होंने 2003 के वोटर लिस्ट में अपने माता पिता या आदि को क्यों शामिल नहीं करवाया। एक तरह से आम जनता ही इसके लिए दोषी ठहरा दी गई। निश्चित तौर पर न्यायालय का ये कथन सर्वदा उचित है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुद्धि करने के लिए स्वतंत्र हैं, निश्चित तौर पर उनका ये काम है, लेकिन जिस तरह से आम जनता के मन में भय बनाया जा रहा है और जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए बीएलओज या अन्य कर्मचारी आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो ये दिखाने को पर्याप्त है कि निश्चित इन लोगों पर कोई न कोई प्रेशर सरकार की ओर से बनाया जाता है जिसके पूर्ति करने में ये लोग संभवतः अक्षम होते हैं। इसीलिए इन्हें दबाववश अपनी जान को खोना पड़ता है। आखिर बीएलओ आज से काम नहीं कर रहे, सदा से वो काम करते रहे, मतदाताओं को सुधारते रहे, नए वोट जोड़ते रहे और जो पुराने मरे हुए लोग हैं या स्थानांतरित लोग हैं या उन बेटियों की जिनकी की शादी अनियंत्रित हो गई है उनके वोट काटते रहे। आखिर इसमें नया क्या हो रहा है जो वही बीएलओ
जो वर्षों से मतदाता सूची को सुधारने का काम करते रहे, आज अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया को लेकर माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है कि सरकार इस संबंध में नई गाइडलाइन बनाए जिससे कि सोशल मीडिया की उछलता और अन्य जो वो करता है, सोशल मीडिया पर जो परोसा जाता है, निश्चित तौर पर उस पर विराम लग सके। यहाँ भी मैं न्यायालय की इस बात से सहमत हूँ कि कोई न कोई कानून इस तरह का होना चाहिए जो कि सोशल मीडिया के अधिकचरे ज्ञान और उछलता पर रोक लगा सकता हो। लेकिन यहाँ माननीय न्यायालय को ये भी बताना होगा कि आखिर खोजी खबरों और अन्य अधकचरे ज्ञान या अन्य चीज़ों पर भी अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा कि मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को नमक रोटी परसे जाने पर किस तरह सरकार ने रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को जेल भेज दिया था, किस प्रकार से गौशालाएं की गौ माताओं की दुर्दशा दिखाने पर संबंधित पत्रकार को जेल भेजा गया, या अन्य ऐसे पत्रकार जो कि सरकार से सवाल खड़े करते हैं, उनके कंटेंट को न सिर्फ डिलीट कराया गया बल्कि उन्हें उन पर मुकदमे कायम किए गए। निश्चित तौर पर जो सोशल मीडिया में गलत सलत बातें फैलाई जाती हैं या जो उसमें गंदगी भरी हुई है, उसको रोकने के लिए सरकार अगर कोई प्रस्ताव लाती है तो निश्चित तौर पर मैं पहला वो व्यक्ति होऊंगा जो सरकार की इस कदम में उनके साथ खड़ा दिखूंगा। लेकिन सोशल मीडिया पर नियंत्रण के नाम पर नीतियों की आलोचना या उन नीतियों की स्थानीय रिपोर्टिंग करने पर अगर पत्रकारों को जेल भेजा जाएगा तो संभवतः ये एक तरह से इमरजेंसी जैसी बात होगी। जिस प्रकार आपातकाल में खबरों पर बैन लगाया गया था, क्या सरकार उसी आपातकाल की ओर बढ़ रही है या मीडिया को भी वो नियंत्रण में लेना चाहती है, जैसा कि उसने विभिन्न सरकारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने अर्दब में ले रखा है। क्या माननीय उच्चतम न्यायालय से भी अब आम जनता को न्याय मिलने की आशा छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि किस प्रकार आपने देखा कि जिस चुनावी चंदे को माननीय न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया, जिस महाराष्ट्र की सरकार को असंवैधानिक ठहराया, वो सरकारें ठप्पे से अपना कार्यकाल पूरा करती रहीं। यहाँ तक कि चंदे पर भी जो वसूली गई राशि थी उसके लिए भी न तो राजनीतिक दलों पर कोई कार्रवाई हुई और न ही वो राशि संबंधित को वापस कराई गई। यहाँ ये दिखाता है कि एसआईआर को लेकर भी संभवतः आम जनता को केवल न्यायालय के भरोसे बैठना शायद उचित नहीं होगा और निश्चित तौर पर न्याय पाने के लिए, चूँकि
सरकारें आम जनता के मतों से चुनी जाती हैं, निश्चित तौर पर आम जनता को सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में SIR में तमाम कमियां आईं और चुनाव आयोग उनका जवाब भी नहीं दे पाया। कल भी यही स्थिति देखी गई जब TMC के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से मिलते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त निरुत्तर रहे और उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि आखिर सभी चीज़ें आम जनता पर ही क्यों। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पे आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।